नमस्कार साथियों, मैं हूं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। यूपी ट्रिपल एस सी ने पीईटी 2021 का नोटिफिकेशन निकाल दिया है और इसके 25 मई से आवेदन भी शुरू हो गया है। तो आप सभी लोग आज से ही आवेदन कर सकते हैं। पूरी डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। 50,000 भर्ती की जो बात हो रही थी उसकी शुरुआत हो गई है। इसके लिए पहले आप लोगों को पीईटी की परीक्षा पास करनी होगी। फिर जो अलग अलग भर्तियां आएंगी जैसे लोअर पीसीएस, बीडीओ, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट आदि में आप लोग शामिल हो सकते हैं। तो आप लोगों को साथियों पहले आना होगा UP SSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप यहां देख पाएंगे साथियों, नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, आप लोग यहां क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये है साथियों यूपी ट्रिपल एस सी का नोटिफिकेशन। आप लोग यहाँ देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन 25 मई से स्टार्ट हो गया है और 25 मई से इसका फीस भी जमा कर सकते हैं। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 21 जून तक है और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म में तो आप संशोधन अंतिम तिथि 28 जून तक है। तो आप लोग ऐसा कुछ मत करिए इससे संशोधन करना पड़े। उत्तर प्रदेश के शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश 1103 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह ग के पदों की भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया, अर्थात 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह ग के पद के लिए द्विस्तरीय परीक्षा अर्थात प्री और मेंस अनुमोदन किया गया था। उक्त निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों का चयन हेतु भविष्य में द्विस्तरीय प्रणाली के आधार पर चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य के विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी। जो पूर्व में किए जा चुके हैं उसके लिए इसकी जरूरत नहीं होगी। उसके सापेक्ष चयन कार्रवाई संबंधित विज्ञप्ति प्रक्रिया अनुसार ही होगी, अर्थात जो पहली भर्ती आ चुकी हैं उसके लिए पीईटी की जरूरत नहीं होगी। जो भविष्य में आएगा उसी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग इसके आवेदन के लिए इसकी वेबसाइट पे जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन 25 मई से 21 जून तक है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अर्हता उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के पदों का चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञप्त किए जाने वाले किसी भी पद के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को श्रेणीवार के अनुसार मेरिटवार शॉर्टलिस्ट उनके प्रारंभिक अर्हता के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया तो उसके द्वारा आयोग में आयोजित की जाने किसी भी मुख्य परीक्षा में आवेदन नहीं किया जा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया, मात्र प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर या परिणाम के आधार पर किसी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हैं तो आप दावा नहीं कर सकते हो। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि आप जो पीईटी की परीक्षा पास करोगे उसी के बेस पे आपको आरक्षण भी उसमें दिया जाएगा, मेंस में आपका चयन होगा। अर्थात कुल मिला के आपको पीईटी की परीक्षा में भी अच्छा नंबर लाना होगा। जैसे अगर आप लोअर पीसीएस का 10,000 पोस्ट आती है, 2 लाख के लिए मेंस को क्वालिफाई कराता है, मेंस में उसको बैठाता है बच्चों को, तो आप जो 2 लाख सबसे टॉप के बच्चे पीईटी में होंगे नंबर, उन्हीं को इसमें शामिल करेगा। तो आयोग की परिधि में आने वाले पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पद निम्नवत हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014 की धारा 2 में उल्लेखित किए गए समूह ख से नीचे समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पद संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद हैं, अर्थात जो सचिवालय से आएंगे, समूह ग अर्थात ग्रुप सी की सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित की गए बोर्ड या निगम किसी अन्य निकाय में समस्त समूह ग के पदों को भी लागू होंगे। परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा सकता है और बढ़ा सकता है, अर्थात भर्ती को घटा बढ़ा सकती है सरकार। उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग 3 के अनुसार इसका पेमेंट 5200 से 20,200 के ग्रेड पे के, 1900 पे ग्रेड से 4600 पे ग्रेड की जो भी भर्ती होगी सीधी भर्ती या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिष्ट किया जाएगा।
तो 1900 पे ग्रेड से लेकर 4600 पे ग्रेड तक की भर्तियाँ इसके यूपी त्रिपल एस सी के द्वारा की जाएंगी। विभिन्न विभागों में होने वाले अधिचयनों के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर को वैधता की अवधि के आयोग की ओर से प्रकाशित करने वाले मुख्य परीक्षा विज्ञापन आच्छादित पदों पर चयन हेतु परीक्षा का परिणाम स्कोर प्रभावी होगा। शैक्षिक इसमें हाई स्कूल प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल या उसके समकक्ष जो भी होगा आप लोग डाल सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल मांग रहा है, तो उसके ऊपर जितना भी क्वालिफिकेशन हो तो अच्छी बात रहेगी। जैसे कि जो लोअर पीसीएस आएगा उसमें अगर ग्रेजुएशन मांगता है तो उसमें हाई स्कूल वाले नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जो और वैकेंसी आएगी उनके योग्य जो रहेंगे वो डाल सकते हैं। तो आयु सीमा साथियों, आयु सीमा में 1 जुलाई 2021 न्यूनतम 18 वर्ष और 1 जुलाई 2021 के बेस पे ही हो, 40 वर्ष से अधिक ना हो। तो कुल मिला के ये कहना है कि 30 जून 1981 से 1 जुलाई 3 के बीच में अगर होगा आप हैं तो आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों को छूट भी है, जैसे कुशल खिलाड़ियों को 5 साल और भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष दी जाएगी, और दिव्यांगों को नवीनतम विद्यमान शासनादेश 18 के अनुसार 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। आरक्षण आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापन मुख्य परीक्षाओं में अध्यादेश सेवा नियमावली लंबवत सभी को, अर्थात कुल मिलाकर जो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा उसमें प्री में भी आपको आरक्षण दिया जाएगा और मेंस में भी। तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पे हम लोग आगे बात करेंगे। परीक्षा योजना, परीक्षा की तिथि तो अभी घोषित नहीं की गई है, आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा, लेकिन आप लोग मान के चलिए कि 2-3 महीने के बाद पेपर हो सकता है, इसे अगस्त सितंबर तक। और इसके स्कोर अर्हता की बात करें तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा, अर्थात जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उससे 1 साल तक वैलिड रहेगा। आपको हर साल पीटी की परीक्षा पास करना होगा अगर आपको जब तक जॉब आपकी नहीं लग जाती। आवेदन कैसे करना है? आवेदन की प्रक्रिया में कैंडिडेट फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे, फोटो हस्ताक्षर बड़े में नहीं करना है, कैपिटल लेटर में नहीं करना है, फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, फीस भुगतान, फॉर्म का प्रिंट आउट। आवेदन के भरने पर उपरोक्त समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूरा कर सकता है, अर्थात आप एक बार में ही क्लियर कर सकते हो फॉर्म को। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन आप लोगों को ध्यान देना होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो फोटो उसका बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग के सादा पृष्ठभूमि होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का, और 6 माह के भीतर का हो, मतलब 6 माह से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो हो तो आप लोगों को नहीं खिंचवानी होगी। आप लोग घोषणा में यस कर दीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। और ये फीस है तो शुल्क सामान्य के लिए 185, ओबीसी के लिए 185, अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 95, विकलांग है तथा दिव्यांग के लिए 25 रुपये है। और आवेदन में संशोधन आप लोग 28/6 तक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें, मतलब कौन SC ST OBC जो भी हैं EWS के आपको अंकित करना होगा। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही श्रेणी में छूट दी जाएगी, अर्थात 2 में नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित सैनिकों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात आप अगर आरक्षण चाहते हैं तो आपको यूपी का ही होना होगा। तो आपको उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आने वाले सभी व्यक्ति की पुत्र पुत्री तथा वह उनका परिवार सामान्य उत्तर प्रदेश का निवासी हो को ही आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे महिला जिनका जात प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले किसी व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख मान्य नहीं होगा। और ऐसे पुरुष, ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग,
ऐसे पुरुष, इसके पहले आप लोगों को अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको बताना होगा। ये 3.11 देखिए आप लोग, ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, अर्थात 2 पत्नी हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके, ऐसे पुरुष या ऐसी महिला जिनकी शादी ऐसे पुरुष से हुई है जो जिनकी पत्नी पहले से एक जीवित है, तो ये लोग आरक्षण के पात्र नहीं होंगे अगर राज्यपाल इन्हें प्रतिबंध से मुक्त नहीं करता था। राज्यपाल चाहे तो उन्हें मुक्त कर सकता है, अर्थात आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। कुल मिला के जो कहने का ये कि अगर कोई व्यक्ति की 2 पत्नी है तो दोनों पत्नी अगर और दोनों पत्नी जीवित हैं तो पति और पत्नी दोनों में से किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। महिला आरक्षण के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। महिला के अभ्यर्थी के मामले में पिता पक्ष का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को 31 अगस्त 2020 के अनुसार जो शर्त है वो पूरा करना होगा। किसी का अगर पुराना 1 साल से अधिक ईडब्ल्यूएस में मान्य नहीं होता है। हाई स्कूल के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जन्मतिथि हाई स्कूल के बेस पर ही मान्य होगी। और शैक्षिक योग्यता, परीक्षा के समय, केंद्र, आवेदन, तो आप लोग इस तरह से पूरा फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट इस सेक्शन का है उस पर बात करते हैं। परीक्षा के प्रश्न 100 होंगे और पूर्णांक 100 होंगे और परीक्षा की समयावधि 2 घंटा होगा, अर्थात 2 घंटे 120 मिनट में 100 अंक 100 प्रश्न, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा इस पर। भारतीय इतिहास 5 अंक का है तो 5 प्रश्न होगा। और अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये भी 5 अंक का है, 5 प्रश्न होगा। भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का भी 5 अंक का होगा, 5 प्रश्न होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 अंक, 5 प्रश्न। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 अंक होगा, 5 प्रश्न होगा। सामान्य विज्ञान, भौतिक, रसायन, जीव 5 अंक, 5 प्रश्न। प्रारंभिक अंक गणित 5 अंक, 5 प्रश्न। सामान्य हिंदी 5 अंक, 5 प्रश्न। सामान्य इंग्लिश 5 अंक, 5 प्रश्न। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एवं रीजनिंग 5 अंक, 5 प्रश्न। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर 10 अंक है, भारतीय एवं वैश्विक दोनों जगह से है, मतलब इंडियन और फॉरेन देशों का। तो 10 अंक 10 प्रश्न रहेगा, यहाँ आप ध्यान देना होगा। और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 10 अंक है, 10 प्रश्न है, इसमें आप लोगों को ध्यान देना होगा। पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों से किसी देश की राजधानी, मुद्रा से प्रश्न आ सकता है। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश से आ सकता है। भारत संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पूछ सकता है। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय पूछ सकता है। भारतीय पर्यटन स्थान, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारत और प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, यहाँ से 10 प्रश्न रहेगा। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, दोनों से 5-5 प्रश्न रहेगा, था 5 प्रश्न विश्लेषण से, 5 प्रश्न अपठित हिंदी गद्यांश का विश्लेषण विवेचन से रहेगा। तो अगला आप लोग ध्यान दीजिए, 10 अंक रहेगा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से, अर्थात ग्राफ की व्याख्या से 5 अंक, विश्लेषण से 5 अंक। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से 10 अंक, अर्थात तालिका की व्याख्या से 5 अंक, विश्लेषण से 5 अंक। तो अब ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है, क्रम संख्या 1 से 9 पर अंकित, अर्थात 1 से 9 मतलब हिस्ट्री से लेकर, इतिहास से लेकर 9 नंबर सामान्य इंग्लिश तक, यहाँ तक आपका एनसीईआरटी बेस पे प्रश्न आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा और इसके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रश्नों पर आधारित होगा। गलत उत्तर देने के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, अर्थात नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो इस तरह से साथियों आप लोगों को ध्यान देना है। यदि आप लोगों को कोई इंक्वायरी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
वीडियो देखने के लिए साथियों आप लोगों को धन्यवाद।